हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट हीरो ऑफ आवर कंट्री हु वाज फेमस फॉर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यार ये जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम का है, जिसे हम क्रांति मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि रेड फोर्ट के अंदर है। वैसे तो हमें आज़ादी 1947 के अंदर ही मिल गई थी, बट इस म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन 23 जनवरी 2019 को हुआ था, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से नेताजी के प्रति आभार व्यक्त किया था उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर इसका उद्घाटन करके। यार वैसे तो हमारे इतिहास के अंदर अनगिनत आज़ादी के वीरों का उल्लेख आता है, किंतु हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द लीस्ट संग हीरो के बारे में, जो हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। व्हाट एन इनक्रेडिबल पर्सनालिटी ही वॉज। तो मैंने बेसिकली इस वीडियो को 15 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उनका प्रारंभिक जीवन से लेके उनके देहांत तक सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय एंड दिस मस्ट हैव बीन एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। तो यार फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो है नेताजी का प्रारंभिक जीवन। तो नेताजी का जन्म यार 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील हुआ करते थे। पहले वो सरकारी वकील हुआ करते थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्होंने कटक महापालिका में काफ़ी लंबे वक्त तक काम किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उन्हें राय बहादुर का खिताब तक दिया था। अब बात करते हैं उनकी माँ की। उनकी माँ प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था, जो कि कोलकाता उस समय के कलकत्ता के कुलीन परिवार से संबंध रखती थीं। प्रभावती और जानकीनाथ बोस के कुल 14 बच्चे थे, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनके 9वें बच्चे थे। अब यार पार्ट 2 की बात करते हैं, जो है नेताजी की शिक्षा दीक्षा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बेसिक एजुकेशन है वो कटक के प्रोस्टेट स्कूल से हुआ था, और उन्होंने 1909 में रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। 1915 में उन्होंने, इसके बावजूद कि वो बीमार थे, उन्होंने सेकेंड क्लास से इंटरमीडिएट पास करा। 1916 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया और बीए ऑनर्स करने लगे। फिर उन्होंने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए एग्ज़ाम दिया, बट क्योंकि उनकी आंखें ख़राब थी वो डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही साथ उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की एग्ज़ाम दी और फोर्ट विलियम सेनालय में उनका सिलेक्शन हो गया फाइनली। फिर उन्होंने सोचा कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी नंबर कम ना आ जाए, तो उन्होंने रेगरस स्टडी करी और 1919 के अंदर बीए ऑनर्स फर्स्ट क्लास से पास करा। उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी थी कि वो कोलकाता के यूनिवर्सिटी में उस समय सेकंड पोजीशन पे थे। किंतु नेताजी के पिताजी चाहते थे नेताजी आईसीएस बने, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर करना था। फिर उन्होंने काफ़ी गहन विचार करने के बाद परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने किट्स विलियम हॉल में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया और आईसीएस एग्ज़ाम में वो 4th पोजीशन पे रहे। हालांकि वो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष से कुछ अत्यधिक ही इन्फ्लुएंस्ड थे, तो उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को उस समय के भारतीय सचिव ईएस माउंटेग्यू को पत्र लिखकर अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिर नेताजी जून 1921 के अंदर ऑनर्स की डिग्री लेकर वापस भारत आ गए। तो यार अब पार्ट 3 की बात करते हैं, जो कि था स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखित कार्य।
नेताजी देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कार्य करना चाहते थे क्योंकि वो उनके कार्य से अत्यधिक प्रेरित थे। इंग्लैंड से पत्र लिखकर उन्होंने इसकी इच्छा भी व्यक्त करी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पे हुए सबसे पहले मुंबई आकर 20 जुलाई 1921 को मणि भवन में महात्मा गांधी से मिले, जो कि उनकी पहली मुलाकात थी। गांधी जी की सलाह पे हुए कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने लगे। उन दिनों असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, जिसका नेतृत्व कोलकाता में दास बाबू कर रहे थे। नेताजी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके बाद 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करी। फिर कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी जीत गई और दास बाबू मेयर बने। उन्होंने नेताजी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया। नेताजी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही कोलकाता के सभी रास्तों से अंग्रेजों के नाम बदलकर भारतीय नाम दे दिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने के वाले परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी। बहुत ही जल्दी नेताजी मशहूर होने लगे और एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। फिर नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू कर दी। इसी दौरान गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट की मांग पूरी करने के लिए अंग्रेजों को 1 साल का वक्त दिया, परंतु अंग्रेजों ने उनकी मांग पूरी नहीं की और फिर नेताजी नेहरू जी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे और तय किया 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर नेताजी एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाया और उन्हें घायल करके जेल भेज दिया। जब नेताजी जेल में थे तभी गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और सभी को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ मना कर दिया। इस विषय पर नेताजी एक्ट का मत था गांधी जी अंग्रेजों के साथ किया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपने वचन पर अड़े रहे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर नेताजी गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत ही नाराज थे। अब बात करते हैं नेताजी के कारावास जीवन की, जो कि हमारा वीडियो का चौथा पार्ट भी है। अपने सार्वजनिक जीवन में नेताजी कुल 11 बार जेल गए। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास हुआ। फिर 1925 में गोपीनाथ साहा को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। गोपीनाथ को फांसी की सजा होने पर नेताजी फूट फूट कर रोए और उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेजों को लगा कि नेताजी ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध रखते हैं बल्कि उन्हें प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेजों ने नेताजी को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडेले जेल में भेज दिया। हालांकि 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन हो गया। अचानक नेताजी की तबीयत जेल में खराब होने लगी और अंग्रेजों ने उन्हें इस शर्त के साथ रिहा किया कि वो यूरोप चले जाएं, लेकिन अंग्रेजों ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वो भारत वापस कब लौट सकते हैं। इसलिए नेताजी ने यह शर्त स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और नेताजी डलहौजी के लिए निकल गए। फिर 1930 के अंदर जब नेताजी जेल में थे तभी उन्होंने कोलकाता के मेयर का चुनाव जीत लिया और नेताजी कोलकाता के मेयर बन गए। परंतु 1932 में नेताजी को फिर से कारावास हुआ, लेकिन इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत वापस से खराब होने लगी तो डॉक्टरों की सलाह पर नेताजी यूरोप जाने के लिए राजी हो गए।
अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के 5वें पार्ट की, जो कि है नेताजी का यूरोप प्रवास। 1933 से 1936 तक नेताजी यूरोप में रहे। वहाँ वो इटली के नेता मुसोलिनो से मिले, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता का वचन दिया। बाद में नेताजी विट्ठल भाई पटेल से मिले, जिनसे मिलने के बाद इसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि भी मिली। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल का निधन हो गया और उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति नेताजी के नाम कर दी। 1934 के अंदर नेताजी को उनके पिता के निधन की खबर मिलते ही वे हवाई जहाज़ से कोलकाता पहुँचे। कोलकाता पहुँचते ही अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। अब बात करते हैं अपने वीडियो के 6ठे पार्ट की, जो कि है ऑस्ट्रिया में नेताजी का प्रेम विवाह। 1934 में जब नेताजी ऑस्ट्रिया में अपना इलाज करा रहे थे, तो उन्हें अपनी पुस्तक लिखने के लिए एक अंग्रेजी जानने वाली टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। इस कार्य के लिए वे एमिली शेंकल से मिले। नेताजी एमिली की ओर आकर्षित होने लगे और दोनों में प्रेम हो गया। 1942 में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी। दोनों की एक प्यारी सी पुत्री हुई, किंतु नेताजी ने उन्हें पहली बार तब देखा जब वे 4 सप्ताह की थीं। उन्होंने उनका नाम अनीता बोस रखा था। जब अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई, अनीता पौने 3 साल की थीं। आज अनीता का नाम अनीता बोस फाफ है। अपने पिता के परिवार से मिलने के लिए अनीता कभी कभी भारत आती हैं। अब बात करते हैं अपने वीडियो के 7वें पार्ट की, जो कि वापस से है हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था। इसके अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने नेताजी को चुना। क्योंकि यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष नेताजी का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचते हुए रथ में से करना चाहते थे। फिर 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया। नेताजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान का सहयोग किया, तब कई लोगों ने जापान की कठपुतली कहने लगे। मगर इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि नेताजी कठपुतली नहीं थे। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा की, जो कि हमारे वीडियो का पार्ट 8 है। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष नेताजी को बनाया, मगर उन्हें नेताजी की कार्यपद्धति कुछ खास पसंद नहीं आई। इस दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। नेताजी चाहते थे इंग्लैंड की इस कठिनाई का फायदा उठाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तीव्रता बढ़ाई जाए। उन्होंने अपनी ओर से कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब अध्यक्ष चुनने की बारी आई, नेताजी चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो किसी दबाव के आगे न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर नेताजी स्वयं अध्यक्ष बने रहना चाहते थे। लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना भी। हालांकि रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसी महान हस्तियां भी नेताजी को ही अध्यक्ष पद पर देखना चाहती थीं, मगर गांधी जी ने किसी की बात नहीं मानी। क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लोग समझते थे वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में नेताजी को 1580 वोट मिले और सीतारामैया को 1377 वोट ही मिल पाए। गांधी जी के विरोध के बावजूद नेताजी 3 वोट से जीत गए। मगर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने सीतारामैया की हार को अपना बताकर अपने साथियों से कह दिया, अगर वे नेताजी से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं।
इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में से 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू न्यूट्रल थे और मात्र शरद बाबू नेताजी के साथ रहे। 1939 में वापस से कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के दौरान नेताजी इतने बीमार हो गए, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे और इनके साथियों ने भी नेताजी का सहयोग नहीं किया। अधिवेशन के बाद नेताजी ने समझौते की बहुत कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। परिस्थिति ऐसी बनी कि नेताजी कुछ काम नहीं कर पाए और मजबूरन 19 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं अपने पार्ट 9 की, जो कि है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 19 अप्रैल 1939 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 3 मई 1939 को नेताजी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना करी। कुछ दिनों के बाद नेताजी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू करी। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में नेताजी को ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध छेड़ने की सूचना मिली। फिर उन्होंने घोषणा करी कि यह भारत के पास सुनहरा मौका है, अपनी मुक्ति के लिए अपनी अभियान तेज कर देनी चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए नेताजी को कांग्रेस कार्य समिति में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। वापस से उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया, अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हॉलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, नेताजी की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। नेताजी के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी और इसके माध्यम से नेताजी ने यह संदेश दिया कि उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने नेताजी सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया, किंतु उन्हें घर पर ही नजरबंद करके पुलिस को कड़ा पहरे पर बिठा दिया। अब बात करते हैं नजरबंदी से पलायन की, जो कि हमारे वीडियो का पार्ट 10 है। तो नज़रबंदी में आने के बाद नज़रबंदी से निकलने के लिए नेताजी ने एक योजना बनाई और उस योजना के मुताबिक 16 जनवरी 1941 को वो पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड के धनबाद जिले तक पहुंचाया। धनबाद से वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में वे मियां अकबर शाह से मिले। अकबर शाह ने उन्हें भगत राम तलवार से मिलाया। भगत राम के साथ नेताजी काबुल के लिए निकले। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफ़र पूरा किया। काबुल में नेताजी उत्तम चंद मल्होत्रा नाम के एक भारतीय व्यापारी से मिले और उन्हीं के घर पे रुके। वहाँ वे इटालियन दूतावास में प्रवेश करने में सफल रहे। जर्मनी और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता भी करी। आखिर में नेताजी इटालियन व्यक्ति बनकर काबुल से निकलकर मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे।
जो कि रूस के अंदर है। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 11 की, जो कि है जर्मनी में हिटलर से मुलाकात। बर्लिन में नेताजी सबसे पहले रिबेनट्रोप से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फैन ट्रॉट नेताजी के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर में 19 मई 1942 को नेताजी हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। अंत में नेताजी को यह पता लगा हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए 8 मार्च 1943 को वे जर्मनी से पनडुब्बी लेते हुए पूर्वी एशिया की ओर निकले। वह जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक ले गया। वहां से वे तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किन्हीं भी दो देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदला बदली हुई थी, जो कि अपने आप में भी एक अविशिष्ट घटना थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदरगाह तक लेकर गया। अब बात करते हैं पूर्वी एशिया में नेताजी के अभियान की, जो कि हमारे वीडियो का पार्ट 12 है। पूर्वी एशिया में नेताजी रास बिहारी बोस से मिले और भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। जापान के प्रधानमंत्री नेताजी से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद, जो कि स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार थी, उसकी स्थापना करी। वे खुद ही इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री भी बने। इस सरकार की कुल 9 देशों की मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बनाए गए। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेजी सेना के फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कराया था। इसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में ही एक भाषण के दौरान नेताजी ने आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह आह्वान हमारे इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए और यह द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रही। नेताजी ने इन दोनों द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर भी हमला किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। किंतु जब आज़ाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी को भाग जाने की व्यवस्था करी, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया और ये करते हुए नेताजी ने एक सच्चे नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत करा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा था। अब हम बात करते हैं नेताजी के दुर्घटना और मृत्यु के समाचार की। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए और उसके बाद कभी दिखाई ही नहीं दिए।
23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे और 18 अगस्त को ताइहुकु हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शैदोई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे और उन्हें ताइहुकु सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका देहांत हो गया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहुकु में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां जमा करके जापान की राजधानी टोक्यो की रैकुंजी मंदिर में रख दी गई। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 1956 और 1977 में 2 आयोग का गठन किया। दोनों बार यही नतीजा निकला कि नेताजी उसी विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। किंतु 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरी बार आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बताया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुई ही नहीं थी। तो 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने नेताजी की मृत्यु उस विमान में दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है ऐसा कहकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। अब हम बात करते हैं वीडियो के अपने 14वें पार्ट की, जो है सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेज को सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन का आदेश दिया। यह याचिका एक्चुअली में सरकारी संगठन एडियाज स्माइल द्वारा दायर की गई थी। इस याचिका में भारतीय संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, R&AW, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित कई अन्य लोगों को प्रतिवादी बनाया। और अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की, जो है भारत की स्वतंत्रता पर नेताजी का प्रभाव। हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस के बाद सारे संदर्भ ही बदल गए थे। जापान सरेंडर के बाद 4-5 वर्ष संभलने में लगाए। यही कारण रहा नेताजी और आज़ाद हिंद सेना का रोमहर्षक इतिहास टोक्यो के अभिलेखागार में वर्षों तक धूल खाता रहा। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में नेताजी के यश में अत्यधिक वृद्धि करी और वे लोकप्रियता के टॉप पर जा पहुंचे। हालांकि अंग्रेजों द्वारा किए गए दुष्प्रचार और तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा नेताजी के विरोध के बावजूद सारे देश को झकझोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं अपने बेटों को सुभाष नाम देने में गर्व की अनुभूति करने लगी। घर घर में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोर पर नेताजी की भी चित्र दिखाई देने लगा। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम रहा और आज़ाद हिंद फौज को छोड़कर विश्व इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जिसमें 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो। तो अंततः कुछ इस प्रकार की विशिष्ट प्रतिभा थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आशा करता हूँ जो भी जनजी या जो भी लोग ये वीडियो देखें उन्हें नेताजी के बारे में कुछ पता लगा हो। एंड at last, thank you so much for watching this video. I hope you would have enjoyed this, and this must have been an informative video for you. If you really do, then do subscribe to this channel. Thank you so much. Signing off from my end, Ritu Raj.